तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितने भटकों को राह दिखाना है तुम्हें, कितने भटकों को राह दिखाना है तुम्हें। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। सातवीं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए क्या कहना चाह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम के लिए ये जो आपका लास्ट प्रिंसिपल, बस इतना आपको समझ में आना है कि सपोज करिएगा ये कोई आपका रिएक्शन है A to B एट द इक्विलिब्रियम, एट द इक्विलिब्रियम, कुल मिलाकर एट द इक्विलिब्रियम है। और ये हमें क्या करना है, लास्ट का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि इस इक्विलिब्रियम के साथ छेड़खानी कर दिया जाए, मींस इस इक्विलिब्रियम को हमें डिस्टर्ब करना है, हमें बाहर से इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। तो क्या डिस्टर्ब करने से इस इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या डिस्टर्ब करने से इस इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट पड़ता है, यही बात हम करेंगे। क्योंकि यहां पर आप शायद देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, बताओ, ये जो आपको दिख रहा होगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड को शो करेगा। और साथ आप ये देख सकते हैं ये किसको शो करेगा, बैकवर्ड को। किसको शो करेगा, बैकवर्ड को। तो एक डायरेक्शन होता है फॉरवर्ड, एक डायरेक्शन होता है बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड की बैकवर्ड किसको शो करेगा, हम इसी की बात करेंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है क्लास आतले प्रिंसिपल के जानने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहेंगे। उस एग्जांपल से हम खुद ही फील करना चाहेंगे क्या हो सकता है कि हम इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट अप्लाई करें, सच एज कॉन्सेंट्रेशन, सच एज प्रेशर, सच एज टेम्परेचर, सच एज कैटलिस्ट। तो क्या इक्विलिब्रियम अपने को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा, क्या इक्विलिब्रियम अपने को खत्म कर देगा, क्या वो इक्विलिब्रियम अपने को बना के रखना चाहेगा, इसी बात की हम बात करेंगे। तो चलो मान लीजिए आप क्लास में पढ़ते हैं, तो कभी कभी आप क्लास में शरारत करते होंगे। तो अगर शरारत करते हैं तो जो टीचर साहब होते हैं वो स्टिक लेकर आपको मारने दौड़ते हैं। अगर स्टिक लेकर आपको वो मारना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, आप पहले बता दें आप क्या करना चाहते हैं। क्या मार खाना पसंद करते हैं कि मार खाने से बचना चाहते हैं, मार खाने से बचना चाहते हैं कि मार खाना पसंद करते हैं, मार खाने से बचना चाहते हैं ना, मार खाने से बचना चाहते हैं ना। और आप खुद देखेंगे और मार खाने से आप बचना चाहते हैं और कुछ समय बाद आप देखते हैं ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वही टीचर साहब आपको प्रेम से या आप उनके साथ क्या करते हैं, एक फिर से आप सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता है, माइंड का एक्साइटेशन होता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वह तालमेल फिर स्टूडेंट और टीचर में बन जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि वह कंडीशन क्या हो जब वो आपको मारना चाहे, आप मार खाने से बचना चाहें। तो बताओ उस दिशा में आप जाना चाहें जिधर मार पड़ रही है, तो उस दिशा में जाना चाहते हैं कि मार खाने की दिशा के विपरीत जाना चाहते हैं, दैट इज अपोजिट जाना चाहते हैं ना। तो कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही होता है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन में देखा जाता है, कुछ ऐसा ही होता है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन में देखा जाता है। जैसे कि मान लो, इज्यूम कर लो, इज्यूम कर लो ये बहुत ठीक ठाक का बनाओ, एकदम कंफर्टेबल रिवर्सिबल रिएक्शन है, कंफर्टेबल रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हम क्या करना चाहते हैं, इस पर कुछ इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे क्या अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे क्या अप्लाई करना चाहते हैं भाई, हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है, अगर हम इसको मान लें ये 50% में है, ये 50% में है, तो इस समय इक्विलिब्रियम पर है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम पर ठीक तो है, कोई बात नहीं। लेकिन हम तो ये भी कर सकते हैं, इसको हम एक्सटर्नली क्या कर सकते हैं, इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। डिस्टर्ब क्या कर दिए भाई, मुझे आप 50 में अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप मुझे 50 में अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे आपको कितना करना है, 60 करना है। कितना करना है, 60 करना है। तो हमें ये बता दो अगर ये 60 हुआ तो ये कितना रह गया, 50 रह गया। जूम करो तो ये 60 जब हुआ तो ये कितना रह गया, 50। जूम करो ये 50 रह गया। तो जरा इस समय देखें क्या इक्विलिब्रियम जो था वही है, जो था वही है, नहीं। और हम भी ये सुने भी हैं
कि इक्विलिब्रियम अपने को हमेशा मेंटेन करना चाहता है। केमिस्ट्री कहती है मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो उसके लिए मैं तैयार हूं, स्टेबिलिटी के लिए वो तैयार है। तो चलो स्टेबिलिटी के लिए तैयार है, तो बताओ क्या तैयारी कर ली जाए, क्या तैयारी कर ली जाए कि इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। हमने क्या किया, अगर इसको 60 अमाउंट किया तो अमाउंट 50 जब हुआ तो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन ध्यान तो मैंने भी बताया कि जिधर से डिस्टर्ब शुरू होता है उसके विपरीत प्रोसेस शुरू होता है, उसके विपरीत प्रोसेस शुरू होता है। तो आप खुद देखो कि डिस्टर्ब शुरू कहां से हुआ, रिएक्टेंट से हुआ, और प्रोसेस शुरू कहां से होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट इज ये किधर भागेगा, रिएक्टेंट किधर भागेगा, प्रोडक्ट साइड, दैट इज ये किधर भागेगा, बोलो किधर भागेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और तब तक जाता रहेगा कि फिर से ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पर ना हो जाए। दैट इज 55 और 55 का रेशियो आ जाए। 55 का रेशियो जब आ जाएगा, ये 60 जब डिक्रीज करेगा तो ए डिक्रीज करेगा, बी इंक्रीज करेगा, तो एक ऐसा समय फिर आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, और हमारे द्वारा जो किया गया इफेक्ट था, हमारे द्वारा जो किया गया इफेक्ट था लॉ ऑफ मास एक्शन वाला, वो इफेक्ट हमारा क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, दैट इज निगलेक्ट हो गया। फिर से हमारा इक्विलिब्रियम बन गया, जो बिखर चुका था, जो बिखर चुका था वो फिर से वापस बन गया। वो रिएक्शन अपने को स्टेबलाइज कर लिया, अपने क्या कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया। तो भैया लास्ट आते लिए यही कहना चाहते हैं, लास्ट आते लिए यही कहना चाहते हैं। तो वो डिफिनेशन क्या कहनी चाह रही, चलो देखते हैं। लास्ट आते के अनुसार क्या होता है, इफ एनी सिस्टम, लो भैया देख लो एक गजब की डिफिनेशन, इफ ए सिस्टम, इफ ए सिस्टम at equilibrium, at equilibrium, at equilibrium, at equilibrium, and any change such as pressure, temperature and concentration, then equilibrium shift, will shift, then equilibrium will shift toward forward or backward direction, so that affect is zero, is neglected or zero। तो हमने अभी आपको बताया इफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम एंड एनी चेंजेस such as pressure, temperature, concentration, then equilibrium will shift toward forward or backward direction so that effect is neglected or zero। मैंने भी बताया कि आप हमेशा ध्यान दें, जब छड़ी लेकर टीचर्स आप आएंगे तो आप उसके विपरीत जाना चाहेंगे, जिससे कि छड़ी आपको न लगे। तो कुछ ऐसा ही होता है ला सातेलिए की प्रिंसिपल में, कुछ ऐसा ही होता है ला सातेलिए की प्रिंसिपल में। तो चलो हम इसको देखते हैं। तो नीलेश कुमार जी शायद आप इस देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको 11th 12th बोर्ड के साथ साथ ये आपके ग्रेजुएशन लेवल का भी टॉपिक है, जो कि आपकी काफी मदद देगा। तो आप इसके लिए परेशान ना हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़ें, इस टॉपिक को जरूर देखें। तो ये होता है और यही हमारा होता है। अब हम लोग चलो शुरू करते हैं इफेक्ट को अप्लाई करना, किसी इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट को अप्लाई करना। तो चलो इफेक्ट को हम अप्लाई करते हैं, हम आपको इफेक्ट को अप्लाई करना सिखाते हैं। तो चलो देखते हैं इफेक्ट हमारा क्या होगा।
तो सबसे पहला इफेक्ट है कैटलिस्ट। मैं अब सबसे नया एक मामला लेकर आ दिया, एक नया मामला लाते हैं कैटलिस्ट। चलो बताओ, चेंज कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करते हैं। किससे करते हैं? चेंज कॉन्सेंट्रेशन, चेंज कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करते हैं। पहला फैक्ट क्या है? चेंज कॉन्सेंट्रेशन। चल भैया चेंज कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। ये हमारा क्या है? ए है, ये किस में जा रहा है? बी में जा रहा है। बोलो जा रहा है कि नहीं? ए किस में जा रहा है? बी में जा रहा है। ए जूम कर लीजिएगा, ए जूम कर लीजिए कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ये 50, ये भी क्या है 50। कॉन्सेंट्रेशन में बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन में बात कर रहा हूँ। अगर चलो मान लो मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा हूँ, 50 से कितना कर रहा हूँ? 60। किधर कर रहा हूँ? 60। तो बताओ रिएक्शन किधर भागेगा? जिस प्रभाव के जस्ट विपरीत भागेगा, प्रभाव के जस्ट विपरीत भागेगा। तो शायद आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय हम क्या करना चाह रहे हैं। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? बताओ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो बताओ रिएक्शन किधर भागेगा? जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट, दैट इज साइड ऑफ प्रोडक्ट, साइड ऑफ प्रोडक्ट फॉर द मेंटेन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि आप देख पा रहे हैं 60 या 50 हो गया, तो साइड ऑफ प्रोडक्ट जाएगा, मतलब रिएक्शन किधर जाएगा? किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। और तब तक होगा कि जब तक फिर से अपने को क्या कर ले? इक्विलिब्रियम, दैट इज 55 और 55। इक्विलिब्रियम पर आ गया नहीं? बताओ 55 55 हो गया। लेकिन जब मैंने डिस्टर्ब किया तो बताओ रिएक्टेंट को जब मैंने बढ़ाया तो रिएक्शन किधर गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो इसी को हम थोड़ा से और आपको दिखा देते। अगर चलो क्यों ना हम ये बार बार हम रिएक्टेंट को देख रहे हैं, एक बार प्रोडक्ट को ही बदल दें, एक बार प्रोडक्ट को ही बदल दें। ये 50 था, ये क्या है? 50 है। चलो भैया मैंने प्रोडक्ट को 60 कर दिया, प्रोडक्ट को ही 60 कर दिया, प्रोडक्ट को ही बढ़ा दिया। अब क्या होगा बताओ? जब हम प्रोडक्ट को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन किधर भागेगा? जस्ट अपोजिट भागेगा, जस्ट अपोजिट भागेगा। तो जस्ट अपोजिट मतलब प्रोडक्ट से किधर आएगा? रिएक्टेंट आएगा। और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आने के बाद किधर आएगा? बताओ, खुद बताओ किधर आएगा? दैट इज किधर आएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन हम क्या करें बताओ? अगर कॉन्सेंट्रेशन हम प्रोडक्ट का क्या करें बताओ? प्रोडक्ट का इंक्रीज कराएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? दैट इज इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। किधर होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगा। दैट इज यहां पर अगर हम लिखना चाहें, दैट इज जब ऐसा होगा तो बताओ क्या बढ़ना शुरू होगा? दैट इज ए का अमाउंट इंक्रीज करेगा और बी का अमाउंट डिक्रीज करेगा। ए का अमाउंट इंक्रीज करेगा, बी का अमाउंट डिक्रीज करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अंकित कुमार गुड इवनिंग, सभी को फिर से एक बार गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? ए इंक्रीज करेगा तो बी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर अगर देखें कि जब ये रिएक्शन हमने रिएक्टेंट को बढ़ाया तो इसके विपरीत क्या भागा? प्रोडक्ट साइड गया। तो रिएक्टेंट क्या हुआ? रिएक्टेंट को हमने बढ़ाया है तो बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया कि नहीं? बताओ। और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन गया, इसका नेक्स्ट जो रिजल्ट आया, जब फॉरवर्ड जाएगा तो फॉरवर्ड जाने पर कौन बताओ? फॉरवर्ड अगर जाएगा तो बताओ कौन बढ़ेगा? कौन बढ़ेगा? बी बढ़ेगा, ए घटेगा। रिजल्ट दिस द कंक्लूजन ये होने वाला है। तो ये ध्यान दे, कॉन्सेंट्रेशन से ऐसा हो जाता है जब हम कॉन्सेंट्रेशन को इफेक्ट डालेंगे तो ये अपने दिमाग पर रख ले, जिस साइड आप इफेक्ट डालेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड प्रोसेस हो जाएगा। तो बताओ ये तो हो गया चेंज कॉन्सेंट्रेशन। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल छोटा सा क्या कह रहा है? छोटा सा एग्जांपल यही कह रहा है, जूम करो। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? अब आता है दूसरा पॉइंट, कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या करता है? क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है? क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है? तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा, ये आपका हुआ रिएक्टेंट, ये क्या हुआ? आपका प्रोडक्ट। क्या हुआ? प्रोडक्ट। यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड होता है, यहाँ रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। कैटलिस्ट का बस काम यही होता है। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था कि कैटलिस्ट केवल क्या काम करता है?
कैटलिस्ट का काम यही होता है कि वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच होती है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, घटा देता है। क्या कर देता है, घटा देता है। ये जो एनर्जी का गैप होता है उसको क्या कर देता है, घटा देता है। और रास्ता क्या कर देता है, छोटा कर देता है। जितना और छोटा जब करेगा तो ध्यान दीजिएगा, जितना छोटा रिएक्टेंट के लिए करेगा उतना छोटा किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए भी करेगा। इसलिए होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होता है उसकी भी स्पीड बढ़ जाती है। जल्दी से क्या होता है, रिएक्टेंट किसमें जाता है, प्रोडक्ट में। और उसी प्रकार सिमिलरली प्रोडक्ट क्या होता, उतनी स्पीड से क्या होता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम टू सेम। और जब सेम होगा तो बताओ हम कितना भी कैटलिस्ट अप्लाई करें, रिएक्शन की पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कैटलिस्ट क्या करेगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट करेगा किस पर, इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर नो इफेक्ट करेगा, लेकिन बट क्या करेगा, ओनली स्पीड को क्या करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड को बढ़ा देगा। क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो बताओ कैटलिस्ट क्या इक्विलिब्रियम को कोई डिस्टर्ब किया, कैटलिस्ट को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता। ये हमारी बात हुई सेकेंड बात। चलो हम शुरू करते हैं, बात नंबर नेक्स्ट की करेंगे। हमने आपको बताया था कैटलिस्ट क्या होता है, खुद समझ सकते हैं। ये रिएक्शन के रेट को घटाने का काम करता है, ठीक है। उसका रीजन होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। हमने कल आपको बताया था एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जिसे हम लोग ईए से पढ़े थे, कल वाले प्रीवियस लेक्चर में आप देखें तो आपको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है। नेक्स्ट फैक्टर आपको होता है फैक्टर नंबर थर्ड। फैक्टर नंबर थर्ड जो आपको मिलेगा वो मिलेगा प्रेशर। क्या मिलेगा, प्रेशर। प्रेशर आपको देखना है, चेंज प्रेशर की बात हो रही है तो चेंज प्रेशर अगर हम देखेंगे, ये हमारा क्या है, कोई कंपोनेंट क्या है, A2 है, ये क्या है, B2 है। और क्या बनाया, इक्विलिब्रियम पर क्या बना बताओ, C2 बन गया। क्या बन गया, C2 बन रहा है, इक्विलिब्रियम पर है। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, प्रेशर का रिलेशन किससे होता है, प्रेशर रिलेटेड इनवर्सली टू वैल्यू। इधर होता है इनवर्सली टू वैल्यू, ठीक है। और हमें पता है वैल्यूम रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू एग्रोडो लॉ। तो बताओ जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसका वैल्यूम क्या होगा, बताओ उसका वैल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि अगर रिएक्शन में क्या है, कोई वैल्यूम्स नहीं दी गई है तो हम प्रेशर को किससे कोरिलेट करेंगे, प्रेशर किससे कोरिलेट करेंगे, प्रेशर को कोरिलेट किससे करेंगे, नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल से क्रिएट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल आप खुद समझ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पिस्टन है, इमेजिन करो ये क्या है, बैलून है। जब इसको मैं प्रेशर दूंगा तो बताओ इस गैस सिलेंडर का जो बैलून होगा घटेगा नहीं, बताओ घटेगा नहीं। इसका तो प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम किधर शिफ्ट होता है, लोअर बैलून साइड। किधर होता है, लोअर बैलून साइड। इसका मतलब प्रेशर जब बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल से घटेंगे, नंबर ऑफ मोल से घटेंगे। तो अगर प्रेशर बढ़ा तो बैलून घटा, और बैलून घटा तो मोल भी क्या होगा, घटा कि नहीं, बताओ घटा कि नहीं। तो बताओ हमने सुना क्या, जब प्रेशर हम अप्लाई करेंगे इस इक्विलिब्रियम पर, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, जिसका यन क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। अब आप खुद समझे कि ये मान लो गैसियस मोल्स हैं A2 और B2, और ये गैसेस मोल क्या है, C2 है। चलो चेक कर लेते हैं रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है कि प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है। तो बताओ रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, A2 1 मोल है। तो बताओ रिएक्टेंट के जो मोल होंगे NR कितने मिल रहे हैं, 1 + 1 दैट इज कितने, 2। और जो प्रोडक्ट हैं NP जो है कितने हैं, 1। तो बताओ किधर मोल कम है, किधर मोल कम है, प्रोडक्ट साइड। तो बताओ वैल्यू जब प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो बताओ किधर जाएगा सिस्टम, जिधर वैल्यूम कम होगा, जिधर वैल्यूम कम होगा। अगर वैल्यूम नहीं दिया गया तो मोल तो दिया गया है, तो मोल किधर कम है, बताओ प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड होने का मतलब प्रेशर बढ़ने पर किधर जाएगा, दैट इज इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जिधर मोल कम है, दैट इज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, दैट इज किधर जाएगा बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर जाएगा बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपका जो इक्विलिब्रियम होगा किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो इस रिएक्शन में तो यही हुआ,
इस रिएक्शन में यही हुआ। तो बताओ अगर हम नेक्स्ट कोई एग्जांपल लाते हैं, अगर कोई हम नेक्स्ट एग्जांपल लाते हैं, एक बार फिर देखें कोई नेक्स्ट एग्जांपल लाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, अगर मान लो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, A2 प्लस B2 क्या बना रहा है, C2 प्लस D2, C2 प्लस D2। बताओ अब इस पर हम प्रेशर का इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो बताओ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने, बताओ 2 हैं, 1 मोल A2 1 मोल B2। मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने बताओ, मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 1 मोल C2 1 मोल D2 2 हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बताओ, जब प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से बैलून पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और जब बैलून पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका मतलब प्रेशर हम कोई इफेक्ट नहीं डाल ही नहीं रहा है, इसका तो प्रेशर कोई अप्लाई हो ही नहीं रहा है। मतलब ऐसे सिचुएशन पर अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे या प्रेशर घटाएंगे, दैट इज इंक्रीज द प्रेशर और डिक्रीज द प्रेशर इफ द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट आर इक्वल, देन प्रेशर डज नॉट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, मतलब कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, मतलब इक्विलिब्रियम नो इफेक्टेड, इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसका, प्रेशर बढ़ाने पर और प्रेशर घटाने, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की क्या होंगे, सेम होंगे। चलो हम और देखते हैं, अगर चलो मान लो ये सिचुएशन क्या है, एक एग्जांपल है, PCl5 गैस है, किधर गया PCl3 गैस, और ये क्या है Cl2 गैस। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने मोल्स, 1 बोलो है कि नहीं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल कितने बताओ, 1 + 1, एक क्या है फास्फोरेट ट्राइक्लोराइड, एक क्या है क्लोरीन गैस, कितने मोल होंगे बताओ 2। चलो प्रेशर बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पर किधर जाएगा बताओ, जिधर बैलून कम होगा, बैलून कम, अगर बैलून हमें नहीं आता तो नंबर ऑफ मोल चेक करो, तो नंबर ऑफ मोल किधर कम है बताओ, रिएक्टेंट साइड। इसका मतलब प्रेशर बढ़ने पर रिएक्शन किधर भागेगा, किधर भागेगा, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन, किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। जब हम प्रेशर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो प्रेशर के बढ़ाने पर जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वह बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज PCl3 और Cl2 किसमें आएंगे, कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होंगे, और PCl5 का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, PCl5 का क्या होगा, फॉर्मेशन। का अपोजिट अगर हम लोग बस प्रश्न करें, जब प्रेशर बढ़ने पे बैकवर्ड जाता है तो बताओ प्रेशर घटा दो, अगर प्रेशर हम घटा देंगे तो बताओ प्रेशर घटने पर किधर भागेगा, जस्ट अपोजिट जाएगा, प्रेशर घटने किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वैसे टेम्परेचर को हम मैथमेटिकली तो इसको आपको बता चुके हैं, मैथमेटिकली आपको बता चुके हैं, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकली बता देते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए बस इजीली आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत इजीली पॉइंट याद रखना है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्या होते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन बेसिस क्या होते हैं, इंडोथर्मिक और क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक होते हैं और एक्सोथर्मिक। मैं बस आपको बस इतना बताना चाहूंगा, अगर जिस भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हिट का रिक्वायरमेंट होता है उसे इंडो कहते हैं, और जिसको कंप्लीट होने में हिट क्या होती है, रिलीज होती है, उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो यहाँ पे जनरली अगर मैं कह रहा हूं कोई भी रिएक्शन आपका है तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा, इंडो के लिए बस एक प्रश्न आप ध्यान दें, इंडो के लिए हमारे प्रीवियस लेक्चर मैथमेटिकल टर्म में जाए तो वहां पर पूरा डिटेल बताया गया है। फॉर इंडो के लिए अगर हम बात करें तो इंडो के लिए क्या होता है, इंडोथर्मिक के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये रिएक्शन हमारा क्या है, मान लो A2 क्या है, B है, और ये रिएक्शन कैसा बताओ, इंडोथर्मिक है, कैसा है बताओ, इंडोथर्मिक है। तो ऐसे सिचुएशन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कब होगा, जब हमारा क्या होगा, रिएक्शन इंडो टाइप होगा, किस टाइप होगा, इंडो टाइप होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन हमारा क्या होगा, एक्सो टाइप होगा, दैट इज क्या लिखा रहेगा, आपको ऐसे मिलेगा A2B डेल्टा H क्या होगा इसका, नेगेटिव। तो ऐसे केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट किधर आएगा, रिएक्टेंट साइड, दैट इज किधर आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, किधर आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि
होता क्या है कि जो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जिस साइड क्या होती है हीट कंज्यूम होती है उस साइड चलाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका इंडो होता है उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड। तो अगर ये फॉरवर्ड होता है तो इसका मतलब बताओ बी बढ़ जाएगा, बी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसमें बैकवर्ड होगा तो क्या होगा, बैकवर्ड होने में कौन बढ़ जाएगा, ए बढ़ जाएगा। बस ये फर्क होता है, बस आपको डिसाइड करना होगा कि वो रिएक्शन इंडो है कि एक्सो। बस एक बात को आपको याद करके चलनी है, अगर वो रिएक्शन आपका क्या होगा, इंडो टाइप का होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किधर जाएगा, फॉरवर्ड, किधर जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, दैट इज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर वो एक्सो टाइप का होगा तो किधर आएगा बताओ, एक्सो टाइप होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, दैट इज किस डायरेक्शन जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब, लेकिन ये कब तक जाएगा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, इक्विलिब्रियम इज द मेंटेन। ये केवल जब इफेक्ट अप्लाई किया तभी तक काम हो चलता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये क्या है, A2 से प्लस B2 क्या बना, C2। अब मैंने लिख दिया ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। क्या है, एक्सोथर्मिक, हमने लिख दिया एक्सोथर्मिक। चलो पहली बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। किसका चेंज करते हैं बताओ, A2 का एंड B2 का बढ़ा दो। क्या कर दो, बढ़ा दो। जब A2 B2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे बताओ जस्ट अपोजिट रिएक्शन जाएगा। जस्ट अपोजिट मतलब किधर जाएगा, A2 B2 किधर जाएगा, C2 डायरेक्शन। दैट इज कहां जाएगा बताओ, दैट इज जाएगा रिएक्शन आपका फॉरवर्ड। क्या जाएगा, फॉरवर्ड। अगर इसको हम घटा देते तो ज्यादा से कम तरफ आता, बैकवर्ड हो जाता ना। दूसरा प्रेशर, दूसरा क्या, प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें तो रिएक्शन किधर भागेगा, जिधर नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो कम मोल किधर है बताओ, नंबर ऑफ मोल कम किधर है बताओ, प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में भी रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। चलो बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है बताओ, एक्सोथर्मिक केस के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन किधर हो जाएगा, बैकवर्ड। दैट इज प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, जस्ट उल्टा होगा और रिएक्शन किधर आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा तो C2 का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, A2